नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है इंडियन सोसाइटी उसको पढ़ रहे हैं, नातेदारी का अध्ययन कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह है नातेदारी एवं वंशानुक्रम। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने नातेदारी से संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, नातेदारी के सिद्धांत हैं, उन सबका अध्ययन किया है और बहुत सरल तरीके से, सारगर्भित तरीके से, संक्षिप्त में उदाहरण सहित मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चीज़ों को बेहतर ढंग से समझा है। साथ ही अपने टेक्स्ट बुक से भी आपने मदद ली है। सिलेबस को तो आपने ध्यान में रखा ही रखा है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी देखा है कि उनमें नातेदारी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हमें ये समझना है कि आखिर जो सामाजिक व्यवस्था है, परिवार, विवाह, नातेदारी का जो सिस्टम है, इसकी भूमिका क्या है, प्रकार्य क्या है। प्रकार्य एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसका तात्पर्य ये है कि वह कार्य जो समाज की व्यवस्था, अनुशासन, समाज की निरंतरता, व्यवस्था की निरंतरता में जो योगदान देता है वही प्रकार्य कहलाता है। यानी किसी भी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में किसी इकाई का जो योगदान होता है, जो भूमिका होती है, वह प्रकार्य कहलाता है। तो हमें यहाँ ये जानना है कि नातेदारी के क्या प्रकार हैं। अर्थात नातेदारी का ये जो सिस्टम है वो सामाजिक व्यवस्था में, जिसके अंदर परिवार, विवाह, नातेदारी ये सब आ गए हैं। यानी परिवार, विवाह की ये जो सामाजिक व्यवस्था है, इसको बनाए रखने में, इसकी निरंतरता में, इसके अनुकूलन में, इसको और अधिक सुदृढ़ बनाने में किस तरह योगदान देते हैं, वह नातेदारी का प्रकार कहलाता है। तो नातेदारी का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वह है वैवाहिक एवं पारिवारिक संबंधों का निर्धारण। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि नातेदारी एक सार्वभौमिक सामाजिक तथ्य है और विवाह संबंध और रक्त संबंध तथा समाज मान्यता प्राप्त दत्तक संबंध से जुड़े हुए सभी सामाजिक संबंध इसमें सम्मिलित होते हैं और संबंध और संबोधन इसके आधार हैं। तो नातेदारी जो व्यवस्था है, हमारे जो विवाह संबंधी नातेदार हैं या रक्त संबंधी नातेदार हैं, वो सभी संबंधी हैं। उससे हमारे वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों का निर्धारण होता है कि हमारे वैवाहिक नातेदार कौन कौन से हैं, एफिनल किनशिप जिनको बोलते हैं, और रक्त संबंधी नातेदार कौन कौन से हैं जिनको कंसेंजीनियस रिलेशनशिप किन्स बोलते हैं हम। और हमारा परिवार कौन सा है, परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं, कौन से हमारे निकट संबंधी है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 8 प्राथमिक नातेदार होते हैं। जीपी मर्डॉक जो अमेरिकन मानवशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर जो 1949 में आई थी, उसमें उन्होंने विश्व के 250 समाजों का अध्ययन करने के बाद नातेदारी से संबंधित बहुत सारी अवधारणाएं और सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने नातेदारी की 3 श्रेणियां बताई थी: प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार। और प्राथमिक नातेदार उन्होंने 8 बताए, द्वितीयक नातेदार उन्होंने 33 बताए और तृतीयक नातेदार उन्होंने 151 बताए। और ये श्रृंखला आगे भी चलती रहती है, लेकिन जो मुख्य नातेदारों की श्रेणी है उनको उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और प्राथमिक जो नातेदार है उसमें 8 संबंधी आते हैं, जिसमें एक विवाह संबंधी होता है, 7 रक्त संबंधी नातेदार होते हैं। यानी जो पति पत्नी होते हैं वो विवाह संबंधी नातेदार होते हैं। इसके अलावा पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई और भाई, भाई और बहन, बहन और बहन, ये जो 7 नातेदार ये रक्त संबंधी नातेदार है। तो ये जो वैवाहिक और पारिवारिक रिश्तेदारों का जो निर्धारण होता है कि हमारे कौन कौन से नातेदार हैं, उनको हम किस नाम से संबोधित करते हैं, कौन से हमारे निकट संबंधी है, कौन से हमारे दूरस्थ संबंधी है, ये नातेदारी तय करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार नातेदारी का ये होता है कि वह यह वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों का निर्धारण करती है और संबंध पारिवारिक और वैवाहिक व्यवस्था का मूलभूत आधार होता है। ये आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से। और इसी से ही हमारी सामाजिक व्यवस्था बनती है, क्योंकि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों की एक बृहद अमूर्त व्यवस्था का ही नाम है, जो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों, परिवारों, समूह, इनके समुच्चय से ही मिलकर बनती है।
तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रकार ये है। दूसरा प्रकार ये है नातेदारी के माध्यम से ही प्रस्थिति, वंश, पद उत्तराधिकार और संपत्ति उत्तराधिकार का निर्धारण होता है। यहाँ बहुत सारे टर्म्स आ गई हैं। प्रस्थिति से तात्पर्य है कि समाज में जो मान्यता प्राप्त जो पद होता है, जो समाज में हमें स्वतः ही मिल जाता है या हम अपनी योग्यता और प्रतिभा से अर्जित करते हैं, वह परिस्थिति होती है। तो समाज में, परिवार में आपकी परिस्थिति क्या है, आप पुत्र हैं, पिता है, पत्नी है, मुखिया है, क्या है, यह परिस्थिति का निर्धारण है वो नातेदारी से होता है। साथ ही आपका वंश कौन सा है, किस वंश से आप जुड़े हुए हैं, यह निर्धारण भी नातेदारी करती है। अब दो महत्वपूर्ण टर्म्स आ रहे हैं, महत्वपूर्ण अवधारणा आ रही है। एक है पद उत्तराधिकार, दूसरा है संपत्ति उत्तराधिकार। पीपीटी की जो स्लाइड है उसमें किसी कारणवश ये आ नहीं पाया है। यहाँ परिस्थिति के बाद में जो उत्तराधिकार वर्ड लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य पद उत्तराधिकार से है, जिसको इंग्लिश में सक्सेशन बोलते हैं। पद उत्तराधिकार, SUCCESSION, सक्सेशन एक अलग चीज है, और संपत्ति उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, INHERITANCE, इनहेरिटेंस, ये अलग चीज है। पद उत्तराधिकार से तात्पर्य है कि परिवार में आपको जो पद मिला हुआ है या पहले किसी और व्यक्ति को पद मिला हुआ है, उसकी मृत्यु के उपरांत वह पद किसको मिलता है, यह पद उत्तराधिकार कहलाता है। उदाहरण के लिए परिवार का मुखिया, परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो प्राय मुखिया की भूमिका निभाते हैं, वो परिवारों में मुखिया होते हैं। उम्र के साथ किसी कारणवश बुजुर्ग मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, पुरुष या महिला, वो मुखिया बनता है। तो ये जो है ये पद उत्तराधिकार है, सक्सेशन बोलते हैं। और दूसरी अवधारणा है संपत्ति उत्तराधिकार, यानी पिता की जो संपत्ति होती है वो पुत्रों को और पुत्रियों को मिलती है। तो इसके लिए काम में लिया जाता है वर्ड इंग्लिश में इनहेरिटेंस, और हिंदी में हम लिखते हैं संपत्ति उत्तराधिकार। तो मुखिया की किसी परिवार की जो संपत्ति है या उनके माता पिता की जो संपत्ति है, उसके पुत्रों पुत्रियों में उसका बंटवारा किस तरह होना है, इसका निर्धारण नातेदारी से तय होता है। ये नातेदारी व्यवस्था ये तय करती है कि पद उत्तराधिकार किस तरह होता है। जैसे मातृवंशीय समाजों में महिला मुखिया होती हैं, और जो पद उत्तराधिकार है वो लड़कियों को हस्तांतरित होता है। इसी तरह पितृसत्तात्मक परिवारों में वो पुरुष को हस्तांतरित होता है। इसी तरह संपत्ति का निर्धारण है, जैसे मातृवंशीय परिवार होते हैं, वहाँ पर जो मामा की संपत्ति होती है वो भांजे को मिलती है। तो इस तरह संपत्ति का उत्तराधिकार भी, और पुरुष प्रधान समाज होते हैं, वहाँ पर जो पिता की संपत्ति उसके पुत्रों को मिलती है। पुत्रियों को सामाजिक रूप से हम ये देखते हैं कि विवाह के बाद वो दूसरे परिवार के सदस्य बन जाती हैं, और कानूनी पहलू इसका अलग है। लेकिन प्राय पिता की जो संपत्तियाँ होती है पितृसत्तात्मक व्यवस्था में, पुरुष प्रधान समाज जो है हमारा, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था, उसमें पिता की संपत्ति पुत्रों को ही मिलती हैं, और पुत्र पुत्रियों के प्रति यानी अपनी बहनों के प्रति अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 2005 में संपत्ति में जो है पुत्रियों को भी बराबर का हकदार माना है, और कानूनी रूप से पुत्रियां भी माता पिता की संपत्ति की हकदार हैं, वह अलग चीज़ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नातेदारी की भूमिका की, प्रकार्य की। तो नातेदारी परिस्थिति, वंश का निर्धारण करने में, और पद उत्तराधिकार और संपत्ति के उत्तराधिकार का निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार्य है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण प्रकार्य है कर्मकांड, संस्कार एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह। कभी कभी परिवार में यज्ञ हवन इस तरह के क्रियाकलाप होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार आयोजित होते हैं। शादी, विवाह, जन्म, इस तरह के और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। तो इन सब दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा?
कर्मकांड में मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, संस्कार में यज्ञ हवन में कौन बैठता है, कौन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस व्यक्ति को क्या दायित्व मिलता है, किसको क्या काम करना है, ये सब नातेदारी तय करती है। तो नातेदारी कर्मकांड, संस्कार एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नातेदारी से ये तय होता है कि पिंडदान, तर्पण, इस तरह की गतिविधियां कौन करेंगी, और महत्वपूर्ण जो सामाजिक पारिवारिक काम है उनमें मुखिया की भूमिका कौन निभाएगा, ये सब नातेदारी से तय होता है। हम परिवारों में अपने दैनंदिन जीवन में ये चीज़ें नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर कभी हम समाजशास्त्र दृष्टिकोण से इन घटनाओं को ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे इन चीज़ों का कि नातेदारी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका तय करती है, निर्धारित करती है, निभाती है। चौथा महत्वपूर्ण जो प्रकार है वह है कि मानवशास्त्रीय ज्ञान का आधार। नातेदारी की जो व्यवस्था है जिस पर वृहद मानवशास्त्रीय अध्ययन हुआ है, विश्व के विभिन्न मानवशास्त्रियों ने बहुत गहन अध्ययन किया है, सहभागी अवलोकन से भी किया है, अवलोकन से भी किया है, बहुत सा साहित्य इस पर उपलब्ध है और वो हमारे मानवशास्त्रीय ज्ञान का आधार बनता है। तो नातेदारी का जो एक प्रकार ये है वो ये है कि इसने हमें मानवशास्त्रीय ज्ञान का आधार उपलब्ध कराया है, मानवशास्त्रीय ज्ञान हमें मिल रहा है। और विशेष रूप से जनजातीय समाज में नातेदारी कितनी अहम भूमिका निभाती है यह हमें जानने को मिला है। इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं। ब्रिटिश मानवशास्त्री हैं इवांस प्रिचार्ड, उनकी पुस्तक है द न्यूर। न्यूर एक पशुचारक जनजाति समुदाय या दक्षिण सूडान का विश्व व्यापक विशुद्ध मानवशास्त्रीय अध्ययन इवांस प्रिचार्ड ने किया है, ब्रिटिश मानवशास्त्री हैं। और द न्यूर नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। इसके साथ ही जीपी मर्डॉक है, अमेरिकन मानवशास्त्री, उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक लिखी है जो 1949 में आई थी। इसमें उन्होंने 250 समाजों का अध्ययन करके उन्होंने मानवशास्त्रीय सिद्धांत दिए, नातेदारी से संबंधित अवधारणा दी है, बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। नातेदारी की 3 मुख्य श्रेणियां भी उन्होंने बताई है, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके साथ ही सी लेवी स्ट्रॉस फ्रेंच मानवशास्त्री है जो संरचनावाद के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने संरचनावाद पर बहुत विशद विवेचन किया है। इनकी पुस्तक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। और जो भाषा और मानसिक संरचनाओं को ये सामाजिक यथार्थ का मूलभूत आधार मानते हैं। इनकी पुस्तक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप जो 1949 में आई थी। इसमें भी नातेदारी का बहुत विशद विवेचन है, नातेदारी संबंधों का, अलायंस थ्योरी का, ये विवाह गठबंधनों का, इसका बहुत विशद विवेचन इन्होंने किया है। तो ये नातेदारी की प्रकार ये है, मुख्य प्रकार ये हैं जो समाज में हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये सार्वभौमिक हैं, पूरी दुनिया के समाजों में विद्यमान है, वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो ये नातेदारी के प्रकार हैं। कुछ अन्य छोटी छोटी अवधारणाएं हैं जिनको भी यहाँ पर समझना जरूरी। एक अवधारणा है टोटम की। नातेदारी की जो व्यवस्था है इसको आदिम समाज के संदर्भ में बहुत गहराई से समझा गया, पढ़ा गया है, क्योंकि वहीं से इसकी शुरुआत हुई है इन व्यवस्थाओं की, क्योंकि वो सबसे प्राचीन समाज है जहाँ परिवार और विवाह इनकी नींव पड़ी है। तो वहाँ इनका उद्भव हुआ है नातेदारी व्यवस्थाओं का, इसलिए उनका अध्ययन किया गया है और वहाँ पर इन को गहराई से जानने का प्रयास किया गया कि नातेदारी व्यवस्था को देख किस तरह हुआ, इसकी क्या क्या अवधारणा है, कौन कौन से सिद्धांत हैं। इसलिए सामाजिक मानवशास्त्रियों ने अपने नातेदारी के जो मानवशास्त्रीय अध्ययन है उनके लिए जनजातीय समाज को, आदिम समाजों को, आदिम समुदायों को आधार बनाया है। उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बहुत सारी अन्य अवधारणाएं दी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको समझना, जैसे टोटम एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका तात्पर्य हमने दुर्खिम, एमाइल दुर्खिम है, फ्रेंच समाजशास्त्री हैं जो संस्थापक समाज वैज्ञानिक है समाजशास्त्र के। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरंटा जनजाति का अध्ययन करके पुस्तक लिखी थी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। शायद 1900 जहाँ तक मेरी जानकारी 1912 में वो प्रकाशित हुई थी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। उसमें एमाइल दुर्खिम यही कहते हैं कि जो धर्म है उसका उदय टोटमवाद से ही हुआ है, टोटम से ही हुआ है। धर्म की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो हम टोटम में देख सकते हैं। तो यह टोटम की अवधारणाओं को समझना जरूरी है। टोटम किसी भौतिक वस्तु, पेड़ पौधा या पशु पक्षी जिसके साथ एक गोत्र अपना गूढ़
अलौकिक पवित्र संबंध मानता है उसको टोटम कहते हैं। और आदिम समाज में इसका बहुत सम्मान है, महत्व है। टोटम को बहुत सम्मान और पवित्र मानते हैं वो। और टोटम से संबंधित जो विश्वास, धारणाएं, संगठन है, यही टोटमवाद है। इस टोटमवाद से धर्म की उत्पत्ति हुई है, ऐसा फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमाइल दुर्कheim का मानना है। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर क्षेत्रीय कार्य करके अपनी पुस्तक लिखी थी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। और उसमें ये बात कही है। तो टोटम जनजातीय आदिम समुदाय का एक पवित्र प्रतीक चिन्ह है, यानी किसी भौतिक वस्तु, पेड़ पौधा, पशु पक्षी जिसके साथ कोई गोत्र या जनजातीय समूह अपना गूढ़ अलौकिक संबंध मानता है, उसे टोटम कहते हैं। और टोटम से संबंधित जो विश्वास, धारणाएं, संगठन है, उनको टोटमवाद कहते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा है निकटाभिगमन निषेध। इसको इंसेस्ट टेबू कहते हैं। इन्वेस्ट टेबू गलती से स्लाइड में टाइप हो गया है, ये इंसेस्ट टेबू है। इंसेस्ट टेबू से तात्पर्य ये है कि दुनिया की जो सभी समाज हैं उनमें वैवाहिक संबंधों को लेकर कुछ वर्जनाएं हैं कि किन के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, किन के साथ नहीं किए जा सकते। तो निकटाभिगमन निषेध यही बताता है। इंसेस्ट टेबू, INCEST TABOO। स्लाइड्स में टाइपिंग करते टाइम कभी कभी कॉमा भी नहीं लग पाता है, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, उनके लिए खेद है। आगे थोड़ा प्रयास किया जाएगा कि इस तरह की गलतियां नहीं हो। लेकिन ये जो मुख्य रूप बात जो है वो ये है कि हमें ये जानना है कि ये अवधारणा क्या है निकटाभिगमन निषेध। इंसेस्ट टेबू, INCEST TABOO। इंसेस्ट टेबू, निकटाभिगमन निषेध। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक समाज में अति निकट संबंधियों में यौन संबंध और विवाह संबंध स्थापित करना वर्जित होता है, निषिद्ध होता है। इसे ही हम निकटाभिगमन निषेध कहते हैं। जैसे पिता पुत्री है, माता पुत्र है, सगे भाई बहन है, इनमें विवाह संबंध, यौन संबंध वर्जित होता है, निषिद्ध होता है, इसको निकटाभिगमन निषेध कहते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसमें इसको मान्यता भी दी गई है। ये निकटाभिगमन निषेध है। एक अवधारणा आती है, यहाँ इंसेस्ट टेबू आ गया तो मैं बता देता हूँ। टेबू की भी एक अवधारणा आती है, TABOO टेबू, जिसको हम निषेध कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि समाज के सदस्यों पर कुछ कार्य व्यवहार न करने संबंधी नियम होते हैं कि ये कार्य नहीं करना है, उन्हीं को ही हम निषेध कहते हैं। जनजातीय समाज में बहुत ध्यान रखा जाता है इनका। जैसे उदाहरण के लिए नातेदारी की जो रीति है उनमें एक परिहार, अवॉइडेंस रीति है, जिसमें निकट संबंधियों में सक्रिय अंतरक्रिया को, बातचीत को, निकट संपर्क को टाला जाता है। और इसी तरह निकटाभिगमन निषेध है, ये भी एक टेबू है। तो निषेध टेबू का तात्पर्य है कि प्रत्येक समाज में कुछ कार्य व्यवहार करने संबंधी कुछ निषेध होते हैं, उन्हीं को ही हम नियम होते हैं, उन्हीं को ही हम निषेध कहते हैं। इसके अलावा एक अवधारणा है वंशानुक्रम की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। वंशानुक्रम नातेदारी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। डिसेंट इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है। कभी कभी प्रयास करते हैं, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक्स के कारण ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको हिंदी के जो शब्द हैं उनके साथ इंग्लिश के टर्म्स को भी ध्यान रखना है, ताकि किसी तरह का भ्रम की स्थिति नहीं हो। वंशानुक्रम यानी डिसेंट, इसका तात्पर्य है कि वह जैविकीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, आपको ध्यान से सुनना है, इसको ध्यान से समझना है। वह जैविकीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था जो संतानों को उनके माता पिता और पूर्वजों से जोड़ती है, वो वंशानुक्रम कहलाता है। व्यक्ति का अपने जो पूर्वजों से संबंध होता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। और हमें ये ध्यान रखना है, इसमें वंशानुक्रम समूह होता है जो डिसेंट ग्रुप होता है, इसमें विवाह संबंधी नातेदार नहीं आते हैं।
और वंशानुक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पद उत्तराधिकार है, सक्सेशन है, संपत्ति का उत्तराधिकार है, इनहेरिटेंस है, धार्मिक कार्य है, दाह संस्कार है, निकटा विगमन निषेध है, निवास है, व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति का निर्धारण है, इनमें जो नातेदारी की भूमिका है वो वंशानुक्रम के कारण ही है। क्योंकि नातेदारी वंशानुक्रम से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, क्योंकि नातेदारी का मतलब ही है कि आपके विवाह संबंधी और रक्त संबंधी नातेदार, और वंशानुक्रम है वो आपको अपने पूर्वजों से जोड़ता है, यानी आपके सब रक्त संबंधी नातेदार इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसलिए वंशानुक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। और वंशानुक्रम के दो मुख्य निर्धारण के आधार, एक पक्षीय वंशानुक्रम होता है यूनिलेटरल डिसेंट, और दूसरा बायलेटरल डिसेंट होता है। यूनिलेटरल डिसेंट जो होता है उससे वंशानुक्रम का निर्धारण माता या पिता से केवल एक पक्ष के आधार पर किया जाता है, और जो द्विपक्षीय वंशानुक्रम होता है उसमें वंशानुक्रम का निर्धारण माता पिता दोनों पक्षों की तरफ से किया जाता है। जैसे योको जनजाति, जहाँ अचल संपत्ति का उत्तराधिकार पितृवंश की तरफ से और चल संपत्ति का उत्तराधिकार मातृवंश की और माना जाता है। जबकि भारतीय समाज है यहाँ पर ये जो एक पक्षीय वंशानुक्रम है, ये माता या पिता ये वाला चलता है कि यहाँ पर इसके भी दो भाग है, एक पितृवंशीय वंशानुक्रम, एक मातृवंशीय वंशानुक्रम। पितृवंशीय वंशानुक्रम जिसको इंग्लिश में हम पैट्रीलिनियल डिसेंट बोलते हैं, इसमें एक व्यक्ति के वंशानुक्रम का निर्धारण पितृपक्ष की ओर से किया जाता है, जैसे दादा फिर पिता फिर पुत्र, यानी भारतीय समाज इसका उदाहरण है। यानी वंशानुक्रम का निर्धारण पितृपक्ष से होता है, यानी पिता का नाम मिलता है संतानों को। और मातृवंशीय वंशानुक्रम वह होता है जिसमें एक व्यक्ति के वंशानुक्रम का निर्धारण मातृपक्ष की ओर से किया जाता है। जैसे पूर्वोत्तर भारत की गारो, खासी और नायर जनजातियाँ हैं, उनमें मातृवंशीय वंशानुक्रम पाया जाता है। तो ये वंशानुक्रम के दो मुख्य निर्धारण की विधि हैं, और जो एक पक्षीय वंशानुक्रम है उसके दो भाग हैं, पितृवंशीय वंशानुक्रम और मातृवंशीय वंशानुक्रम। और भारत में हम ये पितृवंशीय वंशानुक्रम और मातृवंशीय वंशानुक्रम ये दोनों ही उदाहरण भारतीय समाज में देखने को मिलते हैं। जनजातियों में मातृवंशीय वंशानुक्रम के उदाहरण भी हम देखते हैं, और बाकी जो भारतीय समाज है उसमें पितृवंशीय वंशानुक्रम के उदाहरण उपस्थित हैं। तो ये वंशानुक्रम की अवधारणा है। एक अवधारणा है वंश की, जिसको इंग्लिश में लीनिएज बोलते हैं। वंश वास्तविक पूर्वज के उत्तराधिकारियों का एक पक्षीय रक्त संबंधित समूह होता है, या तो वो पितृ पक्ष वाला है या मातृ पक्ष वाला है। तो वास्तविक जो पूर्वज है उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उन्हीं को हम वंश बोलते हैं। तो ये अवधारणा है। एक अवधारणा गोत्र की आती है, क्लान जिसको बोलते हैं। वंश लीनिएज है, गोत्र क्लान है। इसका तात्पर्य ये है कि कुछ वंश जो है, कुछ वंशों का योग है जो एक बहिर्विवाही समूह है और अपनी उत्पत्ति कुछ कल्पित पूर्वजों से मानते हैं, जैसे मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, उनको एक गोत्र का सदस्य माना जाता है। बहुत सारे अनेक वंश जो होते हैं लीनिएज, वो मिलकर एक गोत्र बनाते हैं, और बहुत सारे जो गोत्र होते हैं क्लान्स, उनसे मिलकर एक जाति बनती है। यानी वंश, गोत्र और जाति, ये क्रम चलता है। तो गोत्र का तात्पर्य कोई कुछ वंशों का योग है जो एक बहिर्विवाही समूह है। गोत्र एक बहिर्विवाही समूह है जो अपनी एक उत्पत्ति कल्पित पूर्वज से मानते हैं। वो मानव भी हो सकता है, पशु पक्षी, पेड़ पौधा हो सकता है। तो ये गोत्र की अवधारणा है। स्लाइड में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये नातेदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनको मैंने यह बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आप इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ सकें। और ये ज़रूरी भी है हमारे लिए, क्योंकि जब भी आप नातेदारी या मानव शास्त्र से संबंधित कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह की ये अवधारणाएं आना स्वाभाविक है। वहाँ आपको वंश लीनिएज भी मिल सकता है, गोत्र क्लान भी मिल सकता है, टोटम भी मिल सकता है, टेबू भी मिल सकता है, इंसेस्ट टेबू भी मिल सकता है, वंशानुक्रम डिसेंट भी मिल सकता है, सक्सेशन पद उत्तराधिकार भी मिल सकता है, इनहेरिटेंस संपत्ति उत्तराधिकार भी मिल सकता है। तो इन चीज़ों को सरल तरीके से समझना जरूरी है। इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ही सरल तरीके से उदाहरण सहित आपको
बताने का प्रयास किया है कि ये जो छोटी छोटी अवधारणाएं हैं ये आप स्पष्ट ढंग से समझ लें, जिससे कि आपको किस तरह की कठिनाई नहीं हो। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आज जो हमारे टॉपिक है नातेदारी वंशानुक्रम, यह मैंने बहुत ही सरल और संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इससे आप निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भारतीय समाज में जो नातेदारी के बारे में, जो भारतीय समाजशास्त्रियों का, समाज वैज्ञानिकों का जो अध्ययन है, उससे संबंधित वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।